शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमने लास्ट क्लास में जो कुछ सेक्शंस पढ़े थे, तो हमने शुरू किया था सेक्शन नंबर 124 से। सेक्शन नंबर 124 से शुरू करने के बाद हमने 124 खत्म कर लिया था। 124 के बाद हमने सेक्शन नंबर 125 भी कर लिया था खत्म, ये वाला सेक्शन भी हमने कर लिया था खत्म। देन उसके बाद हमने सेक्शन नंबर 126 हमने ये भी कर लिया था खत्म। और उसके बाद हम जो एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल्स में थर्ड पॉइंट थी, थर्ड पॉइंट इसके बाद हम नहीं कर पाए। थर्ड के बाद फोर्थ, फाइव एंड सिक्स, 6 पॉइंट्स हैं इसमें। तो इसके बाद हम आज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाए। बट अगर खत्म नहीं हो पाता है, अप्रोक्सीमेटली 80-90% जो सिलेबस है वो तो हम खत्म कर ही देंगे आज, ठीक है। आधे घंटे के आसपास की क्लास अगर आज कुछ भी अगर बच जाता है, तो नेक्स्ट क्लास में आधे घंटे के अंदर में, आधे घंटे से 45 मिनट में ये जो चैप्टर है अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 2.5 क्लास के आसपास शायद लग जाए, ठीक है। एनीवेज, एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के बाद हम कंटिन्यू करते हैं आज की स्टडी, ठीक है। हमने ये देखा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी में कितनी पार्टीज होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी में होती हैं 3 पार्टीज। एक तो आइडेंटिफायर, दूसरा आइडेंटिफायर्ड। आइडेंटिफायर क्या करता है? आइडेंटिफायर ये करता है प्रॉमिस कि आपके नुकसान को मैं ठीक कर दूंगा, और आइडेंटिफाइड जो है इसको प्रॉमिस दिया जाता है। एग्जाम्पल्स हमने सब कुछ कर रखे थे। फटाफट से मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं क्योंकि चीजें बहुत सिंपल हैं। दो तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है आइडेंटिटी में, एक तो एक्सप्रेस्ड है और दूसरा होता है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड बोल के होता है और इम्प्लाइड अपने आप ही समझ जाना होता है। एसेंशियल्स होते हैं, कौन कौन से एसेंशियल्स हैं? ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, एक पर्सन ऑफर देता है और दूसरा इसको एक्सेप्ट करता है। जो इंटेंशन है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की होती है, इसमें कंसिडरेशन होता है, इसमें कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब कि दोनों ही पार्टीज कॉम्पिटेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कॉन्सेंट इसमें फ्री होता है। ऑब्जेक्ट होता है लॉफुल, लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए ही होता है। जो गारंटी है ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड, वॉइड नहीं डिक्लेयर की जानी चाहिए। जैसे कि एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी का बिजनेस रुकवाना या किसी की शादी रुकवानी, इस तरीके कोई ट्रेड आप नहीं कर सकते, कुछ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो टर्म्स हैं वेग या अनसर्टेन नहीं होने चाहिए, और जो एग्रीमेंट है ये परफॉर्मेंस के लिए कैपेबल होनी चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। तो ये चीज हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था राइट्स क्या होते हैं आइडेंटिटी होल्डर के। जितने भी डैमेजेस हैं जो कि उसे किसी केस में, किसी स्वीट में पे करने के लिए लायबल होगा, वो सारी पेमेंट वो रिकवर कर लेगा। साथ में उसने उस केस को डिफेंड करने के लिए जो भी खर्चे दे रखे हैं वो भी वो क्या कर सकता है? रिकवर कर सकता है। इसके अलावा अगर आउट ऑफ द कोर्ट कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो भी जो खर्चा है वो उसको भी रिकवर कर सकता है। हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि उसकी आइडेंटिटी, जो आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर की लाइबिलिटी कब एराइज होती है? ये तब एराइज होती है जैसे ही लॉस एराइज हो गया, जैसे ही नुकसान हो गया, जैसे ही लॉस का कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ लॉस हो गया, वैसे ही लाइबिलिटी एराइज हो जाती है आइडेंटिफायर की। इसके बाद हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी पार्टीज होती हैं? 3 पार्टीज होती हैं, ठीक है। पार्टीज कितनी होती हैं? 3 पार्टीज होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट इसमें कितने होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसमें 3 तरीके के होते हैं, एक तो प्रिंसिपल, दूसरा सेकेंडरी एंड थर्ड इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है किसके किसके बीच का होता है? प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर के बीच का। सेकेंडरी क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच का। एंड जो थर्ड कॉन्ट्रैक्ट है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर के बीच का होता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। इसमें होती 3 पार्टीज। एसेंशियल्स हमने पढ़ना शुरू किया था। एसेंशियल्स में प्रिंसिपल डेट का होना जरूरी है। मतलब कि वो जो पैसा है जो प्रिंसिपल डेट है, जैसे कि हमने देखा था कि एक पर्सन जो आपका दोस्त था, आपके दोस्त को चाहिए था लोन, और आपके दोस्त ने आपसे बोला था कि तुम इस बैंक में गारंटी दे दो। आपने गारंटी दे दिया और आपके दोस्त को लोन मिल गया। तो जो लोन वाला पैसा है क्या है? वो प्रिंसिपल डेट। तो प्रिंसिपल डेट का होना एसेंशियल है। कंसिडरेशन का भी होना एसेंशियल है। कंसिडरेशन कौन सा है? अगर वैसे कोई कंसिडरेशन नहीं है तो जो प्रिंसिपल डेट है वही कंसिडरेशन हो जाती है। इसके बाद हमने देखा था एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी का मतलब क्या?
कोई ना कोई ऐसी लाइबिलिटी होनी चाहिए, लाइबिलिटी का होना जरूरी है। जैसे कि जो आपके केस में था, जैसे कि मैंने जो एग्जांपल दिया था, उस केस में जो लाइबिलिटी थी, बैंक ने जो लोन दिया था वो थी लाइबिलिटी। अब चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और हमारा फोर्थ पॉइंट है नो मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? फैक्ट्स को छुपाना, किसी तरीके से धोखेबाजी करना, इसको हम बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द मीन्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर or with his knowledge and assent concerning a material part of transactions is invalid. A guarantee which is creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances is invalid. Is invalid. Okay. जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर अगर इसने कुछ तथ्य को छुपा लिया, तथ्य को छुपा लिया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल्स के लिए क्या, मान लो ऐसा हुआ, मान लो ऐसा हुआ कि लोन लेने के लिए गए, ठीक है। आपका दोस्त गया लोन लेने के लिए, यहां पे बैंक था, ये बैंक था और यहां पे आप थे। तीन पार्टीज हो गई, इसमें तीन पार्टीज होती हैं, तीन पार्टीज हो गई। जब लोन लेने के लिए गए थे, आपका दोस्त इसको लेना था लोन, ठीक है। ये है प्रिंसिपल डेटर, ये है क्रेडिटर और आपको श्योरिटी, तीन पार्टीज थी। जब लोन लेना था, आप श्योरिटी बन के गए थे, आपका दोस्त पेपर पे साइन करने वाला था, ठीक है। बैंक ने कुछ चीजें छुपा ली, बैंक ने कुछ चीजें छुपा ली, बैंक ने मुझे ये नहीं बताया। जैसे कि यहां पे आप हो, तो बैंक ने आपको ये नहीं बताया, आपका दोस्त तो गया था बैंक में लोन लेने के लिए, लेकिन बैंक ने आपको ये नहीं बताया कि आपका जो दोस्त है ना, ऑलरेडी एक बार डिफॉल्ट कर चुका है बैंक में, ऑलरेडी इस बैंक में एक बार डिफॉल्ट कर चुका है। बैंक ने ये बातें नहीं बताई, ठीक है। बैंक साइलेंस रह गया, एकदम ये साइलेंट रहेगा, कुछ बैंक ने बोला ही नहीं। तो चाहे बैंक साइलेंट रहे या इसने कोई चीजें छुपाई या कुछ भी आपको मिस रिप्रेजेंट करने के लिए सोचा, उस केस में आपकी जो श्योरिटी है वो वॉइड हो जाएगी। मतलब कि ये सही नहीं है, क्योंकि यहां पे जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आपसे छुपाए गए हैं। तो अगर किसी भी तरीके का पॉइंट अगर छुपाया जाता है, उस केस में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड नहीं, वैलिड नहीं रहता है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, ए एंगेजेस बी एज अ क्लर्क, ठीक है। यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है, देखिए इससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी और भी बढ़ जाएगी। लिखा यहां पे ये है, ए एंगेजेस बी एज अ क्लर्क टू कलेक्ट मनी फॉर हिम। ए ने एंगेज किया बी को, ठीक है। बी क्या करेगा, बी क्लर्क बना ए का, ए के ऑफिस में बी बना क्लर्क, और क्लर्क ये मनी कलेक्ट करेगा। बी फेल्स टू अकाउंट फॉर सम ऑफ हिज रिसिप्ट, कुछ रिसीट को ये अकाउंट करना, जोड़ना भूल गया। एंड ए इन कॉन्सिक्वेंसेस कॉल अपॉन हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज ड्यूटी अकाउंटिंग। ओके, जब ये बात हुई कि ये कुछ बिल्स को अकाउंट करना भूल गया, तो ए ने बोला तुम एक काम करो, मैं तुम्हें नौकरी पे तभी रखूंगा, तुम काम बहुत गड़बड़ कर रहे हो, किसी की तुम गारंटी लेकर के आओ, किसी की गारंटी तुम लेकर के आओ। सी पहुंच गया और सी ने उसकी गारंटी दे दी। सी गारंटीड फॉर बीज ड्यूटी अकाउंटिंग। ए डज नॉट एक्विंट सी विद हिज प्रीवियस कंडक्ट। ए ने ये नहीं बोला बी को, सॉरी, ए ने, सी ने गारंटी दी बी की, ए के अंडर में बी काम कर रहा था क्लर्क जैसे बन करके, और बी कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना भूल गया। तो ए ने बोला कि बी तुम जाओ किसी को श्योरिटी लेकर के आओ, तभी मैं तुम्हें नौकरी पे रखूंगा, अदरवाइज मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। बी गया, सी को उठा के लेके आया, बोला कि तुम मेरे श्योरिटी बन जाओ। सी आ गया और बन गया श्योरिटी। लेकिन ए जो मालिक था, ए ने श्योरिटी को ये नहीं बताया कि इसने पहले ही एक गड़बड़ घोटाला कर रखा है, इसने बिल्स कुछ अकाउंट नहीं कर रखे हैं। तो ए ने सी को ये बात नहीं बताई। इसका मतलब कि इसने क्या किया, मेयर
साइलेंस। तो अगर साइलेंस है इस केस में, जो श्योरिटी है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इनवैलिड, मतलब कि कुछ भी अगर हो जाए श्योरिटी की श्योरिटी वैलिड रहेगी नहीं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ए गारंटीज टू सी पेमेंट फॉर आयरन टू बी सप्लाइड बाय हिम टू बी। ठीक है, गारंटी करी किसकी सप्लाई के लिए? आयरन के लिए, आयरन की सप्लाईज के लिए। ठीक है, ये गारंटीज टू सी पेमेंट फॉर आयरन टू बी सप्लाइड बाय हिम टू द अमाउंट ऑफ रुपीज टू द अमाउंट ऑफ 2000 टन, 2000 टन के अमाउंट का जो आयरन है ये सप्लाई करना है। ठीक है, ए ने क्या करा? गारंटी दिया। ए गारंटीज टू सी, ए ने सी को गारंटी दिया टू बी सप्लाइड बाई बी। ए ने गारंटी दी सी को, और सप्लाई किसके पास में हो रही है? बी के पास में। मतलब कि सी सप्लाई कर रहा है बी को, सी सप्लाई कर रहा है बी को आयरन रॉड्स, और ए ने बोला कि सी देखो, ए बोल रहा है सी देखो, जो भी खर्चा है ना 2000 टन तक का, 2000 टन तक का जो भी खर्चा है, अगर बी पे नहीं करेगा तो मेरे से ले लेना। अब बी और सी बड़े चालाक थे, इन्होंने आपस में बातें कर ली। बातें क्या करी देखो, हैव प्राइवेटली एग्रीड दैट बी शुड पे ₹5 पर टन बियॉन्ड द मार्केट प्राइस। अब इन्होंने आपस में एक सेटलमेंट कर लिया। सेटलमेंट क्या कर लिया? बी ने बोला एक काम करते हैं सी, पेमेंट तो ए करने वाला है ना, मैं पेमेंट नहीं करूंगा, मैं डिफॉल्ट कर दूंगा, पेमेंट ए करने वाला है। एक काम करते हैं, जो तुम मुझे बिल भेजना ना, बिल जो तुम मुझे भेजना, ये मार्केट प्राइस में ₹5 और जोड़ देना, और उसके बाद ये बिल तुम मुझे भेज देना, अपना आपस में प्रॉफिट कमा लेंगे। ठीक है, सच एक्सेस टू बी अप्लाइड इन लिक्विडेशन ऑफ द ओल्ड डेट। ठीक है, आपस में ये लोग बात इन्होंने कर लिया। दिस एग्रीमेंट इज कंसील्ड फ्रॉम ए। अब ये जो बातें हैं ना, ए को कुछ नहीं पता इसके बारे में। ए इज नॉट लायबल एज श्योरिटी। तो उस केस में, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट था, फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट था, ये था साइलेंस वाला। बैंक चुप रहा, सॉरी बैंक नहीं, यहां पे जो मिस्टर ए थे, जो कि मालिक थे, ये चुप रहे। क्लर्क को इन्होंने अपॉइंट कर लिया था, क्लर्क ने जो घोटाला करा था इसके बारे में सी को श्योरिटी इन्होंने दी थी, ये इस केस में चुप रहे। सी ने श्योरिटी दे दी बट ए चुप रहे उस टाइम पे। तो ये साइलेंस वाला एग्जांपल था, और आपका जो दूसरा एग्जांपल है ये मिस रिप्रेजेंटेशन वाला एग्जांपल। आगे चलते हैं, राइटिंग नॉट नेसेसरी। आपने अगर श्योरिटी मुंह से ही बोल दिया कि हाँ जी मैं इसकी गारंटी लेता हूं, तो ये ऑरल हो या रिटर्न हो, ये आपका हो जाएगा। ज्वाइनिंग ऑफ द अदर को श्योरिटीज। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटीज। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ कि आपके दोस्त को जरूरत थी लोन की। ठीक है, यह है बैंक, आपसे बोला कि तुम मेरी गारंटी ले लो। दोस्त बहुत तेज था, दोस्त आपका बहुत तेज था, आपसे दोस्त ना कई बार पैसे ले चुका था, आपसे दोस्त कई बार पैसे ले चुका था, तो आप इसको पैसे देना नहीं चाहते थे, इसकी गारंटी आप लेना बिल्कुल नहीं चाहते थे। आपने डायरेक्टली बोल दिया कि यार तुम तो बड़े धोखेबाज हो, तुम तो मुझे, मैंने कई बार तुम्हें पैसे दिए हैं लेकिन तुमने पैसे रिटर्न कर ही नहीं आज तक। तो हुआ क्या, दोस्त ने बोले यार कैसे भी करके मुझे तुम गारंटी दे दो, मुझे लोन चाहिए, बहुत जरूरी है। आपके सामने दोस्त गिड़गिड़ाने लगा, आपको दोस्त पे आ गई दया, आपने बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें एक शर्त पे श्योरिटी बन जाऊंगा। उसने पूछा क्या? एक और दोस्त था जो कि आप दोनों का कॉमन दोस्त था। ठीक है, वो कॉमन दोस्त मिस्टर सी, आप दोनों का कॉमन दोस्त था, और इन दोनों की बड़ी बनती थी, आपके दोस्त की और इस दोस्त की, दोनों की बड़ी बनती थी, इनके बीच में ट्रांजैक्शन भी ठीक ठाक थी। ये बढ़िया आदमी था, ये जो कॉमन दोस्त है ना, बढ़िया आदमी था। आपने बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं ना तुम्हें श्योरिटी बन जाता हूं तुम्हारा, लेकिन मुझे ये टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए कि अगर उसी पेपर्स पे, उसी पेपर पे अगर ये भी साइन कर देगा, मतलब कि ये बन जाएगा अगर को श्योरिटी, अगर ये उस पेपर पे परफॉर्म करता है, अगर ये मेरे साथ को श्योरिटी बन रहा है, उस केस में मैं भी तुम्हारा श्योरिटी बन जाऊंगा। मतलब कि इसने क्या करा, आपने क्या करा, यहां पे आपने एक कंडीशन रख दी।
को श्योरिटी वाली, कि अगर ये परफॉर्म करेगा तो मैं परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो इस केस में अगर कभी ये डिफॉल्ट करता है, अगर कभी ये डिफॉल्ट करता है, तो जिम्मेदारी किसकी आ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाएगी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। अगर कोई इसमें से एक हट जाता है, ठीक है, अगर ये जो पर्सन है अगर यहां से हट जाता है, देन उस केस में आप लायबल नहीं रहोगे। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा क्या है, ज्वाइनिंग ऑफ द अदर को श्योरिटीज where a person gives a guarantee upon a contract that the creditor shall not act upon it until another person has joined in it as a co-surety। जब तक दूसरा पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा, जब तक दूसरा पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा, तब तक मैं तुम्हारी गारंटी नहीं लूंगा। द गारंटी इज नॉट वैलिड इफ दैट अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन। अगर वो पर्सन ज्वाइन नहीं करता है तब तक ये गारंटी वैलिड नहीं है। That implies the guarantee by a surety is not valid if a condition is imposed by the surety that some other person must also join as a co-surety, but such other person does not join as a co-surety। ठीक है, तो ये गारंटी तभी वैलिड रहेगी जब जो सेकंड पर्सन है वो भी एज एन को-श्योरिटी ज्वाइन करता है, अदरवाइज ये गारंटी वैलिड नहीं रहेगी। बात समझ आई? आगे चलें। आपका अगला है टाइप ऑफ गारंटीज। गारंटीज कितने टाइप की होती हैं? तो देखिए, एक तो आपका होता है स्पेसिफिक गारंटी और दूसरी होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। इसी में आप पढ़ लोगे सेक्शन नंबर 129, सेक्शन नंबर 129 जो कि आपका ये है कंटिन्यूइंग गारंटी। और आपका जो स्पेसिफिक गारंटी है ये है सेक्शन नंबर 126। ठीक है, जो कि अभी हमारा सेक्शन चल रहा है, सेक्शन नंबर 126। स्पेसिफिक गारंटी है सेक्शन नंबर 126। ठीक है, स्पेसिफिक गारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी दी गई और किसी स्पेसिफिक किसी भी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दी गई, उस केस में हम बोलते हैं इसको स्पेसिफिक गारंटी। एग्जांपल के लिए, आपका बर्थडे था, ठीक है, आपका बर्थडे था, ये आप हैं और ये किराना की दुकान है, किराना की दुकान पे लाला जी बैठे हैं। ठीक है, यहां पे किराना की दुकान पे लाला जी बैठे हैं दुकान पे, ये गल्ले पे लाला जी यहां पे बैठे हुए हैं, इनका पेट थोड़ा सा है निकला हुआ। ठीक है, हुआ ऐसा कि आपका बर्थडे था, बर्थडे में बहुत खुश थे, बाहर निकले थे सैर करने के लिए, सोचा कि थोड़ा सा कुछ चैरिटी कर देते हैं। आपको बाहर ना कुछ बच्चे दिख गए खेलते हुए, आपको बाहर कुछ बच्चे खेलते हुए दिख गए, आपको आकर के बोले कि भैया भैया बर्थडे है, केक खिला दो, केक खिला दो। ठीक है, आपने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जो लाला जी हैं किराना की दुकान पे, वो केक मिठाई सिठाई सब कुछ बेचते हैं। आप इनके पास गए और बोले बच्चों को ना केक खिला दो, जो पैसे होगा मुझसे ले लेना। ठीक है, किसके लिए अप्लाइबल हो? आपने ये बोला कि बच्चों को केक खिला दो। ठीक है, यहां पे क्या है, ये जो परफॉर्मेंस है ये आपकी स्पेसिफिक है, ये आपकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब कि किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए आप लायबल होगे। वहां पे उन्होंने केक खाया, उसके लिए आप लायबल होगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर पे वहां से दाल चावल आटा गेहूं जो मर्जी वो उठा के लेके चले जाए, आप सबके लिए आप परफॉर्म करोगे, ऐसा नहीं है। जिस पॉइंट के लिए, जिस बात के लिए आपने बोला हुआ है, आप केवल उसी के लिए लायबल रहोगे। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और उसके बाद आपका जो अगला आता है, स्पेसिफिक गारंटी के बाद आपका जो अगला आता है ये है कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी हम देखिए क्या होता है। ठीक है, स्पेसिफिक गारंटी किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब मान लो ऐसा हुआ, बच्चों ने खा लिया, बच्चों ने केक खा लिया। ठीक है, केक खाने के बाद मुंह पोंछ के चले गए, आपने पैसे पे कर दिए, आपने इनकी पेमेंट कर दी। अगले दिन सारे बच्चे फिर से आ गए लाला जी की दुकान पे और लाला जी से इन्होंने फिर से केक मांग लिया। बोला कि भैया जो कल आए थे ना वही केक दे के जाएंगे, एक केक है, ठीक है, तो वही केक के पैसे दे करके जाएंगे। क्या आप अगले दिन से केक के पैसे देने के लिए लायबल हो? क्या आप लायबल रहोगे? या जब आपने बोला था केवल उसी टाइम के लिए, जिस दिन आपका बर्थडे था उसी दिन के लिए आप लायबल थे, या उसके बाद भी जब ये बच्चे केक खाने के लिए आएंगे तब आप लायबल रहोगे? क्या तभी आप लायबल रहोगे? नहीं, आपने केवल उसी टाइम के लिए लाइबिलिटी दी थी कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को खाने दो और मैं इसकी पेमेंट कर देता हूं।
खा लिया बच्चों ने, आपने पेमेंट कर दी, काम खत्म। अगले दिन से जो भी केक खाएंगे, अब ये और इनके पेरेंट्स उसके लिए, उनके लिए लायबल होंगे, पेरेंट्स और गार्जियन उसके लिए लायबल होंगे, ठीक है। ओके। हुआ ऐसा कि आपका बर्थडे था, ठीक है, आपका बर्थडे था, और आप आगे जा रहे थे, जाते जाते आपको रास्ते में एक भिखारी था, ऐसे हाथ में कटोरा लिए हुए मिल गया, ऐसे हाथ में कटोरा लिए हुआ था, और यहाँ पे आप अपने बर्थडे में मस्ती से जा रहे थे, ठीक है। आपने कटोरे में डाला 2 4 रुपए, इस बेचारे भिखारी ने आपका पैर पकड़ लिया, बाबूजी बाबूजी, बहुत दिनों से भूखा हूं, मुझे कुछ राशन पानी दे दो, मेरा पूरा परिवार भूखा है। आपको इस पे दया आ गई, आपने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारी अरेंजमेंट करता हूं, तुम्हारी ना 1 महीने की पूरी मैं अरेंजमेंट करता हूं, तुम्हारी 1 महीने की पूरी मैं अरेंजमेंट करता हूं। ये फिर से आप गए उसी लाला जी की दुकान पे, लाला जी की दुकान पे आप फिर से गए, लाला जी बैठे हुए थे। आपने बोला लाला जी से, लाला जी ये एक आदमी है और इसके 1 महीने का राशन पानी जब भी ये 1 महीने तक आकर के लेता जाए, हर एक महीने जब भी ये लेकर के जाएगा, आप मेरे से बिल लेना, इसका जो बिल है हर एक महीने का बिल, ठीक है, जब भी आपके पास में आएगा, कोई भी सामान लेगा, खाने पीने का सामान, सब कुछ आप मेरे ऊपर बिल काट देना। आपने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने 2 महीने 5 महीने जब तक ये चले कोई इशू नहीं है, बिल आप मेरे ऊपर फाड़ते रहना। ये गारंटी कैसी है? ये गारंटी आपकी कंटिन्यूइंग है, मतलब कि ये गारंटी चलती जा रही है। ये गारंटी क्या है? चलती जा रही है। आप बड़े दयावान थे और आपने बोल दिया कि गारंटी में दे रहा हूं, ये पे नहीं करेगा मैं पे करूंगा, आप जो भी सामान है हर एक महीने इस घर में पहुंचा देना, इसकी पेमेंट मैं करूंगा, ठीक है। ये गारंटी कौन सी है? कंटिन्यूइंग गारंटी, मतलब कि ये जो गारंटी है चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। एक बार इसके एग्जांपल्स हम पढ़ लेते हैं, जरा पढ़ लेते हैं। एक गारंटी विच एक्सटेंड्स टू ए सिंगल डेट, केवल सिंगल एक डेट, जैसे कि मैंने एग्जांपल जो दिया था कि केक खाने के लिए बच्चों की आपने गारंटी ली थी, आपने केक खिला दिया, सिंगल डेट है, पूरा हो गया, काम खत्म, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, लाइबिलिटी आपकी डिस्चार्ज हो गई। स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक गारंटी, ठीक है। स्पेसिफिक गारंटी के लिए, केक खाने के लिए एक बार बच्चा है, स्पेसिफिक आइटम है, और आपकी गारंटी भी स्पेसिफिक है। इस केस में जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, जैसे ही गारंटी खत्म हुई, आप एक्सपायर हो गए, ठीक है। श्योरिटीज लायबिलिटी कम्स टू एन एंड व्हेन द गारंटी डेट इज ड्यूली डिस्चार्ज ऑफ द और द प्रॉमिस इज ड्यूली परफॉर्म, जैसे ही आपने परफॉर्मेंस कर दी, जैसे ही आपने पेमेंट कर दी, आप वहां से हो गए डिस्चार्ज। एग्जांपल है, ए गारंटीज पेमेंट टू बी ऑफ द प्राइस ऑफ द 5 बैग्स ऑफ राइस, 5 बैग राइस की पेमेंट करने के लिए, ठीक है। ए ने गारंटी ले लिया, ए गारंटीज पेमेंट टू बी, ए ने बोला बी मैं ना गारंटी लेता हूं, तुम एक काम करो, सी के पास में 5 बैग चावल, 5 बैग राइस डिलीवर कर दो, और इसकी पेमेंट की गारंटी मैं लेता हूं, एंड टू बी पेड फॉर ए मंथ, बी डिलीवर्स 5 बैग्स टू सी। ओके, ये जो पेमेंट, ये जो डिलीवरी होनी चाहिए 1 महीने के अंदर में, जैसे ही खत्म होगा, 5 बैग चावल मैं बोल देता हूं, 5 बैग चावल पहुंचाते रहना, एक बैग चावल खत्म होगा, दूसरी पहुंचा देना, दूसरा खत्म होगा, तीसरा पहुंचा देना, इसी तरीके से 1 महीने के अंदर में तुम इनके यहां 5 बैग राइस पहुंचा देना। आइटम क्या है? स्पेसिफिक है। गारंटी क्या है? ये भी स्पेसिफिक है, केवल 5 बैग राइस के लिए, तो आप केवल 5 बैग राइस के लिए ही लायबल हो। अगर इसने छठा बैग लिया, उसके लिए आप लायबल नहीं रहोगे। आपने बोला है कि बस 5 बैग, बस 5 बैग, छठा बैग के लिए आप लायबल नहीं रहोगे। अब राइस के लिए बोल रखा है आपने, अगर ये पर्सन जाकर के दुकान में बोले मुझे दाल चाहिए, ठीक है, या मुझे मान लो कि वीट चाहिए, उस केस में क्या होगा? ये जो भी आइटम, जो कि अपार्ट फ्रॉम राइस है, जो भी आइटम ये लेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? वो खुद उसको पे करेगा, क्योंकि आपने उसकी गारंटी दे रखी है। आपने गारंटी किसकी दी? आपने गारंटी दे रखी है केवल राइस की, तो जो राइस की आपने गारंटी दे रखी है, आप केवल उसी के लिए परफॉर्म करोगे। इसको हम बोलते हैं क्या?
स्पेसिफिक गारंटी, मतलब कि आइटम भी स्पेसिफिक है और गारंटी भी स्पेसिफिक है। कुछ टाइम के लिए गारंटी है या बस डिलीवरी के लिए गारंटी है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कंटिन्यूइंग गारंटी। जो कंटिन्यूइंग गारंटी है ये सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स में चलती रहती है। सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स मतलब कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। लिखा यहां पे ये है, ए गारंटी विच एक्सटेंड्स टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस, series of transactions is called a continuing guarantee. A surety's liability continues until the revocation of the guarantee. The essence of continuing guarantee is that it applies not to specific number of transactions but to any number of transactions and make surety liable for the unpaid balance at the end of the guarantee. अब यहाँ पे क्या है कि सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन चलती जाती है। जैसे कि जो गरीब बेचारा आदमी था, आपने बोला कि लाला जी इसको हर एक महीने का राशन आप पहुंचा देना और आप मुझ पे बिल फाड़ देना। तो यहाँ पे क्या है, हर एक महीने का राशन मतलब कि सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस। एक महीना आएगा, उसके घर पे राशन जाएगा, दूसरा महीना आएगा, दूसरे महीने भी जाएगा, तीसरा महीने तीसरे में भी जाएगा। इस तरीके से सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस होती जाएंगी और आपको जो पेमेंट है वो हर एक महीने की आप पेमेंट करते जाओगे, ठीक है। ओके, आप मुझे ये बताइए, मेरा एक डाउट है। हमने देखा था स्पेसिफिक गारंटी और एक कंटिन्यूइंग गारंटी, दो गारंटीज हमने पढ़ी। स्पेसिफिक गारंटी में क्या होता है कि श्योरिटी गया और उसने बोला कि मैं इसकी गारंटी लेता हूं, एक सिंगल ट्रांजैक्शन होता है और उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट है खत्म हो जाता है, जैसी परफॉर्मेंस हो गई खत्म हो जाता है। लेकिन कंटिन्यूइंग गारंटी में सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं और श्योरिटी, इसकी गारंटी, इसकी जो लाइबिलिटी है हमेशा ही एराइज होती रहती है, ठीक है। परफॉर्म करेगा फिर इसकी लाइबिलिटी एराइज हो जाएगी। तो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस यहां पे होते रहते हैं। आप मुझे ये बताइए, दोनों में से, स्पेसिफिक गारंटी में से और कंटिन्यूइंग गारंटी में से, जो हमारा श्योरिटी है, श्योरिटी है, रिवोक कौन सा कर सकता है? मतलब कि मना कौन सा कर सकता है? स्पेसिफिक गारंटी या कंटिन्यूइंग गारंटी? स्पेसिफिक गारंटी या कंटिन्यूइंग गारंटी? थोड़ा सा इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। एग्जाम्पल के लिए ऐसा हुआ, एग्जाम्पल के लिए ऐसा हुआ कि जो आप केक बच्चों को खिलाने के लिए लाला जी की दुकान पे लेके गए थे, ठीक है। यहाँ पे लाला जी दल्ले पे बैठे हुए थे, गल्ले पे बैठे हुए थे यहाँ पे, और इनकी दुकान में केक पड़े हुए थे। बच्चे आए, ठीक है, और बच्चों ने केक खा लिया। आपने लाला जी को गारंटी दे दी बच्चों की कि बच्चे जितने केक खाएंगे ना सबकी गारंटी मैं लेता हूं। बच्चे इतने भूखे थे, इतने भूखे थे, दुकान का सारा केक उन्होंने बच्चों को उड़ा दिया। वहां से आप धीरे से निकल पड़े, वहां से आप धीरे से निकल पड़े। क्या लाला जी आपको पकड़ सकते हैं पीछे से? क्या लाला जी आपको पीछे से पकड़ सकते हैं? क्या यहां पे आप अपनी गारंटी से डिस्चार्ज हो सकते हो बिना पेमेंट किए हुए? क्या यहां पे अपनी गारंटी से बिना पेमेंट किए हुए डिस्चार्ज हो सकते हो? द आंसर इज नो। लाला जी पकड़ लेंगे गर्दन, बोलेंगे कि पैसा निकाल, ठीक है। तो इस केस में आपको पैसे देने पड़ेंगे, किसी भी तरीके से पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब कि आपने अगर कर दी स्पेसिफिक गारंटी, अगर आपने स्पेसिफिक गारंटी कर दी, उस केस में आप इसको रिवोक नहीं कर सकते, ठीक है। ये वही डायलॉग है सलमान खान वाला, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की भी नहीं सुनता, ठीक है। तो यहां पे जो स्पेसिफिक गारंटी है, स्पेसिफिक गारंटी क्या है कि एक बार आपने कमिटमेंट कर दी तो फिर लाला जी आपके आपको पकड़ लेंगे कि चलो कमिटमेंट कर दी, पैसे निकालो अब। दूसरी होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी। अब हुआ क्या, कंटिन्यूइंग गारंटी में आपने बोला था उस बेचारे गरीब को कि लाला जी की दुकान से तुम ना सामान लेते रहना। लाला जी बैठे हुए थे, ये इनकी दुकान से सामान लेते जा रहा है। अब हुआ क्या, आपके पास में पहले महीने का जो बिल था वो 2,000 रुपये आया। आपने बोला कि ठीक है बेचारा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 2,000 रुपये खर्च कर देते हैं। दूसरे महीने का बिल आया 2,500 रुपये। आपने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, 500 रुपये तो एक्स्ट्रा है। तीसरे महीने 5,000 रुपये का बिल आया, आपका माथा चकरा गया।
आप गए लाला जी के पास में, लाला जी पूछे कि लाला जी से आपने पूछा कि लाला जी ये बताइए ये कितना लेकर के जा रहा है राशन। पहले महीने 2,000, दूसरे महीने 2,500, अभी 5,000 रुपए का। बोलता है कि देखो केवल वही नहीं आता है, कभी उसके साथ और भी उसके दोस्त मित्र हैं जो कि आते रहते हैं, और आजकल तो उसके यहाँ पार्टी चल रही है, उसके यहाँ पार्टी चल रही है। आपने बोला कि ठीक है, मैं अपने श्योरिटी के पद से अब कर रहा हूं रिजाइन। जो मेरा श्योरिटी का पोस्ट था उसे मैं रिजाइन कर रहा हूं, मैं अपने हाथ पीछे खींच रहा हूं। अब जैसे ही ये आए ना, आप इसको कोई सामान मत देना। आपने लाला जी को साफ साफ मना कर दिया। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? यस और नो। क्या आप इसको रिवोक कर सकते हैं? क्या आप इसको रिवोक कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। आप जाकर के लाला जी को बोल सकते हैं कि लाला जी आगे से जैसे आए ना इसको भगा देना, मैंने तो इससे बड़ी तैयारी दिखाई थी, अब ये मेरे पैसे से पार्टी कर रहा है, तो लाला जी जैसे आए इसको आप भगा देना। ठीक है, आपने क्या करा, यहां पे अपनी गारंटी को रिवोक कर लिया। तो ध्यान रखना, स्पेसिफिक गारंटी को आप रिवोक नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बात करें कंटिन्यूइंग गारंटी की, कंटिन्यूइंग गारंटी आप इसको रिवोक कर सकते हैं, मतलब कि ये रिवोक हो सकती है। ठीक है, देखते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी यहां पर लिखा क्या है। ये होती है सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस में, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस में। इसके एक दो एग्जांपल से पढ़ते हैं। एग्जांपल, एग्जांपल है ऑन एज रिकमेंडेशन बी ए वेल्दी लैंडलॉर्ड एम्प्लॉय सी। अब यहां पे देखो, जो लैंडलॉर्ड था ये वेल्दी था, इसके पास है पैसा अच्छा खासा था, प्रॉपर्टी अच्छी थी, वेल्दी लैंडलॉर्ड था। एम्प्लॉय सी एज हिज स्टेट मैनेजर, सी को इसने एम्प्लॉय करा, ठीक है, मैनेजर की पोस्ट पे इसने इनको एम्प्लॉय करा। इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ सी टू कलेक्ट रेंट ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द टेनेंट ऑफ बी एंड रेमिट द सेम टू बी बिफोर फिफ्थ ऑफ एवरी मंथ। बी का काम क्या था? ओके, ए से रिकमेंडेशन बी, ए वेल्दी लैंडलॉर्ड, बी है लैंडलॉर्ड, ए की थी रिकमेंडेशन, और सी हो गया एम्प्लॉई। ए ने इसको रखा, सॉरी, ए ने रिकमेंड करा, ए ने इसके लिए गारंटी, तो ए हो गया यहां पे श्योरिटी, सी हो गया क्या? प्रिंसिपल डेटर, और ये क्या हो गया? क्रेडिटर। ठीक है, सी ने क्या करा, सी को हर एक महीने रेंट वसूल करके और बी को देना था। ए ने गारंटी ली, ए ने बोला कि देखो जी सी तो बहुत बढ़िया आदमी है, मैं इसको जानता हूं, रेंट वसूल के आपको हर एक महीने देता रहेगा, और हर एक महीने 5 तारीख से पहले रेंट वसूल करके इसको देना था। ए guarantees this agreement and promises to make good any default made by C. This is a contract of continuing guarantee. अब आप मुझे ये बताइए, जो रेंट है क्या केवल एक महीने आएगा या हर एक महीने आता रहेगा? ये तो हर एक महीने आएगा, एवरी मंथ। इसका मतलब कि यहां पे जो गारंटी है, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन चलने वाली है, ट्रांजेक्शन जो है यहां पे सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन चलने वाली है। तो जहां भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन जहां भी चलेंगे इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। अगला एग्जांपल है, ए गारंटीज पेमेंट टू बी, ए गारंटीज पेमेंट टू बी ए टी डीलर। ये है टी डीलर, ठीक है, जरा मैं इसको मिटा देता हूं, मैं यहां पे लाइनें बहुत खींच देता हूं। ओके, ए ने गारंटी करी पेमेंट टू बी, ठीक है, ए गारंटीज पेमेंट टू बी ए टी डीलर टू द अमाउंट ऑफ ₹10,000 फॉर एनी टी ही में फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लाई टू सी। सी को जब भी सप्लाई करेगा, उसने गारंटी, ए ने गारंटी ले ली, बी सप्लाई करेगा सी को, और गारंटी ले ली ए ने कि सी को तुम सप्लाई करते रहना, ठीक है, और जो अमाउंट है टू द अमाउंट ऑफ ₹10,000, 10,000 रुपए तक का जो खर्चा है वो मैं बेयर कर लूंगा। बी सप्लाई सी विथ टी टू अबव द वैल्यू ऑफ ₹10,000। बी ने 10,000 रुपए से ऊपर का सप्लाई कर दिया, ठीक है, और उसके बाद बी आफ्टरवर्ड्स बी सप्लाई सी विद टी वैल्यू ऑफ ₹20,000, 20,000 रुपए का चाय इसने सप्लाई कर दिया। सी फेल्स टू पे, सी डिफॉल्ट कर गया, सी ने पे नहीं करा। तो आपको यह बताना है कि ए की जो गारंटी होगी, ए ने गारंटी कितने के लिए रखी थी? 10,000 रुपए की। ए ने गारंटी ले रखी थी 10,000 रुपए की। ए ने गारंटी ले रखी थी 10,000 रुपए की। ए ने बोला
ए ने बोला कि सी को तुम ना, बी है, ये है टी सेलर, ए ने बोला कि सी की मैं गारंटी लेता हूं, अमाउंट कितने तक का, 10,000 रुपए तक का, 10,000 रुपए तक का चाय तुम सप्लाई कर देना सी को, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन बी ने जो सप्लाई करी वो करी 20,000 रुपए की। जब पैसे लेने के लिए बी आया, सी डिफॉल्ट कर गया, सी डिफॉल्ट कर गया। आपको यह बताना है जो मिस्टर ए हैं अब कितने के लायबल हैं, 10,000 रुपए और 20,000 रुपए और नील। आपको यह बताना है 10, 20 या 1 रुपए भी पे नहीं करेंगे, 10,000, 20,000 या ये 1 रुपए भी पे नहीं करेंगे। आपको यह बताना है कितने के लिए लायबल होंगे, कितने के लिए लायबल होंगे। हाँ जी, 10,000, 20,000 और नील। ओके, यहां पे मेरा क्वेश्चन ये है, यहां पे मेरा क्वेश्चन ये है, मिस्टर ए थे, मिस्टर बी थे, मिस्टर सी थे। मिस्टर बी है टी सेलर, ये चाय बेचते हैं, चाय बना करके बेचते हैं। ए ने गारंटी ले ली सी की, ठीक है, ये है श्योरिटी। श्योरिटी ने, मिस्टर ए ने 10,000 रुपए की गारंटी ली कि बी तुम ना सी को चाय बना बना करके पिलाना, कितने रुपए तक का, 10,000 रुपए तक की गारंटी मैं लेता हूं। बी ने 10 के बजाय बड़े खुश हो गए और इन्होंने 20,000 रुपए तक की चाय बना करके पिला दी। खुशी के मारे सी ने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, सी ने कर दिया डिफॉल्ट। बी पैसे लेने के लिए आए, बोला कि नहीं मेरे पास पैसे तो है नहीं, इसने डिफॉल्ट कर दिया। तो आपको यह बताना है जो श्योरिटी है मिस्टर ए, श्योरिटी कितने पैसे पे करेंगे, 10,000 पे करेंगे, 20,000 पे करेंगे और नील, या कुछ पे ही नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ही है इनवैलिड कर देंगे। आपको यह बताना है 10,000, 20,000 और नील। 10,000 रुपए बिल्कुल सही। रीजन क्या है कि इन्होंने जो गारंटी दे रखी है कितने तक की दे रखी है, 10,000 रुपए की, और ये है हमारी कंटिन्यूइंग गारंटी। तो जितने तक की उन्होंने गारंटी दे रखी है उतना के अमाउंट ये पे कर देंगे, ठीक है। तो इतने की जो गारंटी है, लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ ₹10,000। तो जो कंटिन्यूइंग गारंटी है इसमें लायबिलिटी कितने तक की होती है, जहां तक परफॉर्मेंस हुआ है वहां तक की इनकी लायबिलिटी होती है। श्योरिटी की लायबिलिटी जहां श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया, श्योरिटी की लायबिलिटी वहां से खत्म। ओके, इसके बाद आपका छोटा सा एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 127, कंसिडरेशन फॉर गारंटी। कंसिडरेशन क्या होता है ये हमें ऑलरेडी पता है। जो हमारा प्रिंसिपल डेटर है वो जिसने जितने जितना उसके ऊपर डेट होता है, जितना उसके ऊपर अमाउंट होता है, हम उसी को सफिशिएंट कंसिडरेशन मान लेते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, यहां पे 2-3 एग्जांपल से पढ़ लेते हैं। बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। बी ने रिक्वेस्ट करा ए को, बी ने रिक्वेस्ट करा ए को, ठीक है, तुम सेल करो और डिलीवर करो क्रेडिट पे सामान। ए एग्रीज टू डू सो प्रोवाइडेड सी विल गारंटी द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स। अब यहां पे ए ने, बी ने रिक्वेस्ट करा ए से, ठीक है, बी ने रिक्वेस्ट करा ए से। इसका मतलब कि ए सामान बना करके और बेचेगा बी को। सामान कौन बना रहा है, गुड्स, ये बेच रहा है बी को। तो ए बी से पैसे रिकवर करेगा। ए ने बोला कि तुम एक काम करो, सी को मिला लो और सी की गारंटी ले लो, ये है श्योरिटी। सी बन गया श्योरिटी। अब इस केस में हमारी कंसिडरेशन क्या होगी, हमारी कंसिडरेशन साफ साफ दिख रही है। कंसिडरेशन क्या है, जितने का सामान बी को ए डिलीवर कर रहा है वही हमारी कंसिडरेशन होगी। तो बिल्कुल यहां पे ये वैलिड है, क्योंकि यहां पे जो कंसिडरेशन है ये है सफिशिएंट कंसिडरेशन। दूसरा एग्जांपल, ए सेल्स एंड डिलीवर गुड्स टू बी, सी आफ्टरवर्ड्स रिक्वेस्ट ए टू फॉरबियर टू sue B for the debt of the year and promises that if he do so, C will pay for them in default of payment to B
बी एग्रीज टू फॉरबियर द रिक्वेस्ट, दिस इज सफिशिएंट कंसिडरेशन ऑन सीज प्रॉमिस। ठीक है, तो यहां पे 1 साल के लिए इन्होंने बोला है कि 1 साल के लिए भूल जाओ, जो भी अमाउंट होगा मैं पे कर दूंगा, अगर 1 साल के अंदर में पे नहीं कर पाए तो उस केस में मैं पे कर दूंगा। तो जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन हो जाएगा। एक अगला एग्जांपल है, ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी, सेल करता है और डिलीवर करता है बी को गुड्स, सी आफ्टरवर्ड्स विदाउट कंसिडरेशन एग्रीज टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ बी। अब देखो हुआ क्या, एक पर्सन सामान बेच रहा है, ए बेच रहा है सामान बी को, और सी बीच में आ गया। सी ने बोला कि चाहे कोई कंसिडरेशन हो या ना हो, मैं इसकी गारंटी ले लेता हूं, बी की मैं गारंटी ले लेता हूं। ए ने सामान बेचा ही नहीं अभी तक, कोई सामान दिया ही नहीं है, तो क्या ये गारंटी वैलिड है? गारंटी वैलिड है ही नहीं, क्योंकि उनके बीच में कोई कंसिडरेशन है ही नहीं। तो नो कंसिडरेशन नो गारंटी। गारंटी तभी वैलिड होगी जब कंसिडरेशन होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वैसे ये अगर आप खुद से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट एक बार मैं इसको पढ़ा देता हूं। हमने देखा था क्या, इसमें 2 पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं, तो 2 और 3। जो लाइबिलिटी है किसकी होती है, ये होती है आइडेंटिफायर की, प्राइमरी एंड अनकंडीशनल, कि जैसे ही तुम्हारा नुकसान होगा मेरी लाइबिलिटी वहां पे अराइज हो जाएगी। लेकिन यहां पे जो लाइबिलिटी है किसकी होती है, यहां पे लाइबिलिटी श्योरिटी की होती है, सेकेंडरी। पहली लाइबिलिटी किसकी होती है, ये होती है प्रिंसिपल डेटर की। प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी पहली होती है, और उसके बाद अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर देता है तो आपकी श्योरिटी की लाइबिलिटी यहां पे आ जाती है। नाउ टाइम क्या होता है, द लाइबिलिटी ऑफ द आइडेंटिफायर अराइजेस ओनली व्हेन हैपनिंग ऑफ द कंटीजेंसीज। जैसे ही लॉस ऑकर हुआ, उनकी लाइबिलिटी जो आइडेंटिफायर है उनकी लाइबिलिटी यहां पे अराइज हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें इस केस में जो लाइबिलिटी है नॉन पेमेंट ऑफ द डेट, जैसे ही प्रिंसिपल डेटर ने मना कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, श्योरिटी की लाइबिलिटी तब अराइज हो जाएगी। आइडेंटिफायर नीड नॉट एक्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी होल्डर। रिक्वेस्ट नहीं, जैसे ही अराइज होगी लाइबिलिटी उस केस में इनको करना है। और यहां पे क्या है, प्रिंसिपल लेटर के रिक्वेस्ट पे, जैसे ही प्रिंसिपल लेटर ने रिक्वेस्ट करा उस केस में श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। नाउ आइडेंटिफायर कैनॉट स्यू थर्ड पार्टी। यहां पे थर्ड पार्टी को लॉस के लिए जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। लेकिन यहां पे क्या है, जो श्योरिटी है, श्योरिटी तो थर्ड पार्टी है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में हो रहा है, श्योरिटी यहाँ पे थर्ड पार्टी है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें थर्ड पार्टी कौन आ रहा है, श्योरिटी। तो यहाँ पे 3 पार्टीज है। ठीक है, लॉसेस का रिइंबर्समेंट हो जाता है, और यहाँ पे सिक्योरिटी होती है क्रेडिटर्स के लिए। ऑल पार्टीज मस्ट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें गारंटी की, तो अगर प्रिंसिपल डेटर माइनर है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। श्योरिटी यहां पे क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई भी डाउट, किसी पॉइंट में कोई भी डाउट, यहां तक कोई भी डाउट किसी पॉइंट में? ओके, आगे चलते हैं। आपका अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 128, और यहां पे जो सेक्शन है लिखा क्या है कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी। श्योरिटी के लाइबिलिटी की नेचर और उसका एक्सटेंट क्या होता है। ठीक है, नेचर एंड एक्सटेंट क्या होता है। अब देखिए, श्योरिटी है जैसे कि आप कभी भी जिस पर्सन को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, जिस पर्सन को बहुत अच्छे से आप नहीं जानते हैं, कभी भी आप उसका श्योरिटी मत बनिएगा। रीजन क्या, आपकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। कैसे अराइज हो जाएगी, एग्जाम्पल के लिए आप किसी की श्योरिटी बन गए। ठीक है, बैंक लोन था, बैंक ने लोन दिया था किसी आपके दोस्त को, ठीक है, किसी पर्सन को, मान लो किसी मिस्टर ए को बैंक लोन दिया था, और मिस्टर ए आपके पास आए, बोले कि बस एक साइन करना है, तुम श्योरिटी बन जाओ, तुम्हारा बैंक में अकाउंट है, तुम श्योरिटी बन जाओ। आप गए और बन गए श्योरिटी। ठीक है, आपने उसके पेपर्स पे, लोन के पेपर्स पे साइन कर दिया और बोल दिया हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं श्योरिटी बन जाता हूं। ठीक है, बैंक क्या करेगा अब, बैंक सबसे पहले वसूलेगा मिस्टर ए से, बैंक सबसे पहले वसूलेगा मिस्टर ए से।
वसूलेगा अगर बाई चांस मिस्टर ए ने लोन लिया, ठीक है, मिस्टर ए ने लोन लिया और लोन लेकर के ये हो गया विजय माल्या, ठीक है, बाहर भाग गया, कहीं चला गया बाहर। अब बैंक तो वसूल पाएगा नहीं, बैंक का तो खेल खत्म। ये आया 3 साल बाद आएगा, तब तक इसकी जो ये टाइम बाद डेट हो जाएगा, ठीक है। लोन तो बैंक ने दे दिया था, अब दे करके पछता रहा है। बैंक अब किसको पकड़ेगा? जैसे ही ये भागा विदेश, जैसे ही बाहर गया और इसकी पेमेंट नहीं आई, बैंक ढूंढ रहा है, ये नहीं मिल रहा है, बैंक किसकी किसकी कॉलर पकड़ेगा? अब पकड़ेगा आप, बैंक आपको पकड़ेगा, बोलेगा कि हाँ जी भाई साहब, आपने गारंटी दी थी ना, आप श्योरिटी यूज के पेमेंट आप करो। जो भी राइट्स बैंक इनके ऊपर, मिस्टर ए के ऊपर कर सकता था यूटिलाइज, सारे के सारे राइट्स आपके ऊपर वो ले सकता है। मतलब कि कल की डेट में अगर बैंक को लगे कि आपके ऊपर केस करना चाहिए, ये तो है नहीं, या तो एक्सपायर हो गए या तो कहीं चले गए, मिल ही नहीं रहे, उस केस में आप फंस जाओगे। बैंक आपके ऊपर जो मर्जी, वो मतलब जो भी चीजें इनके ऊपर, जो भी लीगलिटीज, लीगल केसेस कुछ भी इनके ऊपर अप्लाई कर सकता था, आपके ऊपर अप्लाई करेगा। जैसे कि आपका ही डेट है, आपने ही लोन ले रखा है, उस तरीके से ही आपके ऊपर ये चीजें कर सकता है, उस तरीके से आपके ऊपर एक्शंस ले सकता है, ठीक है। इसका मतलब कि बैंक को लगे कि आपके ऊपर केस करना चाहिए, आपके ऊपर बैंक केस कर सकता है, बैंक आपके ऊपर केस कर सकता है। बैंक को लगे कि आपको जेल भेजना चाहिए, आपको जेल भी भेज सकता है। मतलब केस, जैसे अगर ऑर्डर आ गया कि आपने फ्रॉड करा बैंक के साथ में, उस केस में, फ्रॉडगिरी के केस में बैंक में आपको जेल में जाना पड़ेगा। कोर्ट ने जैसे ऑर्डर कर दिया, आप जेल भी जा सकते हो। बैंक को लगा कि आपको थ्रेटन करना चाहिए, तो बैंक ये भी कर सकता है, कुछ 2-4 लोगों को भेज करके और आपको धमकी दिलवा सकता है। तो जो भी राइट्स बैंक यूटिलाइज कर सकता है, वो बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं। हालांकि जो थ्रेटनिंग है ये इलीगल है, बैंक वैसे नॉर्मली नहीं करा सकता, बैंक लीगल केसेस कर सकता है। बट बैंक्स करते क्या है कि अगर किसी ने लोन ले लिया तो कुछ लोगों को भेजते हैं और वो लोग जाकर के उसको धमकाते हैं कि लोन चुका दो, ठीक है। यही चीजें हैं कि अगर किसी ने लाइबिलिटी ली, उसकी नेचर और एक्सटेंट कहां तक हो सकती है। तो देखिए यहां पे लिखा क्या है कि द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज co-extensive with that of the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ ऐसा टर्म्स लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में मान लो ऐसा लिखा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप श्योरिटी बने और श्योरिटी के पेपर पे लिखा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, श्योरिटी, श्योरिटी केवल 6 महीने तक के पैसे के लिए लायबल रहेंगे। जो 6 महीने के बीच में जो भी लाइबिलिटीज एराइज हो रही हैं, केवल 6 महीने के लिए लायबल हैं। 6 महीने जैसे खत्म, आपकी लाइबिलिटी खत्म। तो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर जनरल नेचर है, अगर जनरल नेचर है तो क्या है, ये को एक्सटेंसिव है। को एक्सटेंसिव का मतलब क्या है? co-extensive with that of principal debtor means that surety is liable for what the principal debtor is liable। मतलब कि जितने काम के लिए, जितने के लिए प्रिंसिपल डेटर लायबल था, उतने के लिए ही श्योरिटी भी लायबल रहेगा। However, the liability of the surety may be made less than that of principal debtor by the express contract to that effect। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइजेस ओनली ऑन डिफॉल्ट बाय प्रिंसिपल डेटर। हाँ, जब तक प्रिंसिपल डेटर है, जब तक प्रिंसिपल डेटर है, प्रिंसिपल डेटर का मतलब क्या कि ये जो पर्सन है, जो आपका दोस्त था, मैंने जो एग्जांपल बताया था, जब तक प्रिंसिपल डेटर है, ठीक है, जब तक प्रिंसिपल डेटर है, जब तक प्रिंसिपल डेटर है तब तक बैंक श्योरिटी को कुछ नहीं बोलेगा। प्रिंसिपल डेटर है तब तक श्योरिटी को बैंक कुछ नहीं बोलेगा। जैसे ही श्योरिटी गया, सॉरी, जैसे ही प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट करा, उसके बाद तुरंत श्योरिटी की लायबिलिटी एराइज हो जाएगी। बट एज सून एज प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट्स, द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी बिगिंस एंड रन्स co-extensive with the liability of the principal debtor in the sense that the surety will be liable for all those sums। जितने भी सम्स हैं, बैंक से लोन लिया, लोन की ईएमआई, लोन का जो इंटरेस्ट है,
जो भी चीजें अकर अभी तक हुई, सारे चीजों के लिए लायबल कौन रहेगा? ये रहेगा श्योरिटी। इसके बाद वेयर डेटर कैनॉट बी हेल्ड लायबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी ऑल्सो सीजेस। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ डिफेक्ट हो गया, ठीक है, डेटर कैनॉट बी लायबल, और वहां पे जो डेटर्स हैं, डेटर्स को लायबल ठहराया नहीं गया, डिफेक्ट है वो क्रेडिटर की ओर से, मतलब कि बैंक ने डॉक्यूमेंट में कुछ डिफेक्ट कर दिया, बैंक ने डॉक्यूमेंट में कुछ डिफेक्ट कर दिया, जिसके चलते प्रिंसिपल डेटर, मतलब कि जो आपका दोस्त था, वो लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गए। तो जैसे आपका दोस्त डिस्चार्ज होगा, आप भी डिस्चार्ज हो जाओगे, क्योंकि आप तो श्योरिटी हो। प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज, श्योरिटी भी डिस्चार्ज। Surety's liabilities continues even if principal debtor has not been sued or is omitted from being sued. In other words, creditor may choose to proceed against the surety first unless there is an agreement to the contrary. अब यहां पे लिखा क्या है? Surety's liability continues even if principal debtor has not been sued or is omitted from being sued. In other words, creditor may choose to proceed against the sureties first unless agreement of contrary. A guarantees to B the payment of bill of exchange by C the acceptor. The bill is dishonored by C. A is liable only for the amount of the bill and also for the interest. And ये तो हम एग्जांपल अभी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे जो आपका फोर्थ वाला पॉइंट है, इसमें लिखा है कि अगर श्योरिटी की लाइबिलिटीज कंटिन्यू रहेगी, चाहे प्रिंसिपल डेटर ड्यू हुआ है या नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि जो प्रिंसिपल डेटर है कहीं चला गया था, और उस केस में श्योरिटी की लाइबिलिटी हो गई एराइज, श्योरिटी की लाइबिलिटी एराइज हो गई। प्रिंसिपल डेटर कहीं चला गया था, नहीं मिल रहा था, जैसे ही प्रिंसिपल डेटर ने कर दिया डिफॉल्ट, उस केस में लाइबिलिटी किसकी एराइज हो जाएगी? श्योरिटी की। श्योरिटी की लाइबिलिटी एराइज हो गई। श्योरिटी अब उसका लोन भर रहे हैं, लेटर ऑन ये जो प्रिंसिपल डेटर है, प्रिंसिपल डेटर आ गया, प्रिंसिपल डेटर आ गया, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर बैंक को मिल गया। तो बैंक अगर चाहे तो प्रिंसिपल डेटर से ही वसूल सकती है, चाहे बैंक अगर चाहे तो श्योरिटी से वसूल सकती है। तो ये बैंक के ऊपर है किसकी लाइबिलिटी रहेगी, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको भी एक बार हम रीड कर लेते हैं। यहां पे छोटा सा एग्जांपल क्या है? ए गारंटीज टू बी द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय सी। ए ने गारंटी करी बी से, किसके पेमेंट के लिए? बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, बाय सी। एक्सेप्टर द बिल इज डिसऑनर बाय सी। सी ने बिल को कर दिया डिसऑनर। तो जब बिल डिसऑनर होगा, उस केस में कौन कौन सी चीजें ऐड हो जाएंगी? बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस ऐड होती हैं, प्लस इंटरेस्ट, प्लस कोई अगर बैंक चार्जेस हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। तो ये जितना भी नुकसान है, ये कौन पे करेगा? ये पे करेगा श्योरिटी। तो इसका मतलब क्या? श्योरिटी किसके किसके लिए लायबल होता है? जो भी अमाउंट बनेगा, मतलब कि जिस अमाउंट के लिए प्रिंसिपल डेटर लायबल होता, उन सारे अमाउंट के लिए श्योरिटी भी लायबल रहेगा। आगे चलते हैं। आगे आपका सेक्शन नंबर 132। सारे के सारे सेक्शंस बड़े इजी हैं। Liability of two persons primarily liable, not affected by arrangement between them and one shall surety on others default. ओके, इसके पहले, इस वाले सेक्शन के पहले हम ये वाला सेक्शन पढ़ लेते हैं, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी हमारा डिस्चार्ज कैसे होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। ओके, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का मतलब क्या है? हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज कब होगा? हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज कब होगा? देखो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, और इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी से, ठीक है, ये बहुत बार ये आया हुआ है।
जो हमारा श्योरिटी है 3 तरीके से डिस्चार्ज हो सकता है। मोड ऑफ डिस्चार्ज कैसे कैसे? बाय रिवोकेशन, बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर एंड ऑन इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड हो गया। 3 तरीके हैं और हमें तीनों तरीकों के बारे में पढ़ना है इन डिटेल, इन डेप्थ हमें तीनों तरीकों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं बाय रिवोकेशन ऑफ द गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस, ये है हमारी कंटिन्यूइंग गारंटी। एग्जाम्पल में जो मैंने आपको बताया था कि जो जिस पर्सन पे अपने दया दिखाई थी और हर एक महीने लाला जी की दुकान से वो कुछ ना कुछ सामान लेकर के जा रहा था। पहले महीने बिल कितने का दिया था उसने? 2,000 रुपए का, दूसरे महीने 2,500 का और तीसरे महीने 5,000 रुपए का बिल। आप गए लाला जी की दुकान पे और आपने बोल दिया कि बस बहुत हुआ, अब मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा। तो आपने जैसे ही बोल दिया कि इसकी गारंटी अब मैं नहीं ले रहा, उसके बाद जो हमारी ये पर्सन है, मतलब कि आप जो श्योरिटी हैं, अब आप हो जाओगे डिस्चार्ज। आपने दे दिया नोटिस कि नहीं जी नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो जैसे ही आपने बोल दिया आप क्या हो जाओगे? डिस्चार्ज हो जाओगे। तो सबसे पहला जो डिस्चार्ज है ये किस तरीके से होता है? रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस। आपने नोटिस दे दिया, आपने बोल दिया। नोटिस का मतलब ये नहीं कि आपको कोर्ट का नोटिस भेजना, आपने जाके बोल दिया तो भी आप डिस्चार्ज हो जाओगे। द कंटिन्यूइंग गारंटी मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड, किसी भी टाइम इसको रिवोक की जा सकती है। ठीक है, जब मर्जी आप जाकर के बोल लो कि बस बहुत हुआ, मैं अब इसकी गारंटी नहीं ले रहा। तो जैसे आपने बोला आप क्या हो जाओगे? वहां से आप डिस्चार्ज हो जाओगे। बाय द श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शंस बाय नोटिस टू द क्रेडिटर्स। ये जो नोटिस देना है किसको देना है आपको? क्रेडिटर्स को। क्या आपने जो वो पर्सन था जिस जो हर एक महीने आप लाला जी की दुकान से सामान लेकर के जा रहा था, आपने क्या उसको बोला? नहीं, आपने उसको नहीं बोला। आप गए लाला जी के पास में और आपने लाला जी को बोल दिया। इसका मतलब कि आपने बोला क्रेडिटर को। 3 पार्टीज थी, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी। श्योरिटी आप थे, प्रिंसिपल डेटर वो पर्सन था जो कि लेकर के जा रहा था, और क्रेडिटर कौन था? वो थे लाला जी। तो आपने गए और आप जा करके आप लाला जी से आपने बोल दिया कि लाला जी बस बहुत हुआ, अब मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा। तो जैसे आपने बोल दिया उस केस में अब आप हो जाएंगे डिस्चार्ज। तो आपको बोलना किसको होता है? ये बोलना होता है आपको क्रेडिटर को। ठीक है, क्योंकि सामान कौन दे रहा है? क्रेडिटर। Once the guarantee is revoked, the surety is not liable for any future transactions. However, he is liable for all those transactions that happened before the notice was given. ठीक है, अब जब आप गए थे लाला जी के पास में, तो लाला जी ने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आगे से जो भी सामान आएगा मैं उसको सामान नहीं पे करूंगा, जब मुझे पैसे देगा तभी उसको मैं सामान दूंगा। लेकिन पीछे के पैसे जो बने थे, कौन से? 2,000, 2,500 और 5,000, ये जो अमाउंट था क्या आपको देना पड़ेगा? यस, ये वाले अमाउंट तो आपको देने ही पड़ेंगे। रीजन क्या है? कि आपके रिवोकेशन से पहले के हैं। ये जो अमाउंट है ना आपकी रिवोकेशन से पहले है, तब तक इतना बिल हो चुका था, तब तक इतना बिल हो चुका था। तो रिवोकेशन से पहले का जो अमाउंट है इस केस में आपको ये पेमेंट करनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है जो कि रिवोकेशन से पहले हुआ है उस केस में आपकी लायबिलिटी रहेगी और आपको वो पे करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल यहां पे ये है, अरुण promises to pay Rama for all groceries bought by Carol for a period of 12 months। 12 महीने के लिए बोला कि कोई दिक्कत नहीं, तुम ग्रोसरीज परचेज कर लो। If Carol fails to pay in the next 3 months, 3 महीने बाद Carol buy ₹2,000 worth of groceries, 2,000 रुपए की ग्रोसरीज ने परचेज कर ली। After 3 months, Arun revoked the guarantee by giving a notice to Rama। 3 महीने बाद इन्होंने रिवोक कर ली अपनी गारंटी को, बोला कि नहीं नहीं अब मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा। Carol further purchases ₹1,000 of groceries। Carol fails to pay। अब कारोल 1,000 रुपए की उसके बाद गारंटी जैसे ही रिवोक करी, गारंटी रिवोक करने के बाद 1,000 रुपए की शॉपिंग इन्होंने फिर से कर ली। उस केस में क्या अरुण इस 1,000 रुपए के भी लायबल रहेंगे? आंसर इज नो। जितने की इन्होंने बात बोल रखी है, मतलब कि जैसे ही इन्होंने गारंटी अपनी रिवोक कर ली उसके बाद ये लायबल नहीं रहेंगे। जैसे ही इन्होंने नोटिस दे दिया कि नहीं नहीं अब मैं लायबल नहीं रहूंगा, उस केस पे ये लायबल नहीं रहेंगे। इसके बाद आपका अगला एग्जांपल है, ई गारंटीज टू बी
टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,00,000, 1,000 रुपए, सॉरी 1,00,000 रुपए के लिए ये लायबल है, ठीक है, गारंटी इन्होंने दे रखी 1,00,000 रुपए के लिए, दैट सी शैल पे ऑल द बिल्स दैट बी शैल ड्रॉ अपॉन हिम, ठीक है, बी ड्रॉज द बिल अपॉन सी एक्सेप्ट द बिल एंड गिव नोटिस ऑफ रिवोकेशन आफ्टर द बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, सी डिसऑनर्स द बिल एट मेच्योरिटी, देन इस केस में ए जो भी इनकी गारंटी है, इनकी गारंटी के लिए लायबल हो जाएंगे। अगला एग्जांपल है एक्स गिव्स गारंटी टू द एक्सटेंट ऑफ ₹50,000 फॉर द लोन्स गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम ए टू बी, 50,000 रुपए तक के लोन के लिए लायबल होंगे। लोन कितने तक का दिया जा चुका है? 10,000 रुपए का, और उसके बाद बी ने नोटिस दिया, सॉरी बी को 10,000 रुपए तक का लोन दिया जा चुका है, 50,000 रुपए तक के लोन की गारंटी थी, 10,000 का लोन जा चुका है। उसके बाद श्योरिटी ने 10,000 रुपए का लोन जैसे ही हुआ, श्योरिटी ने अपनी लाइबिलिटी कर ली डिस्चार्ज, बोला कि नहीं 10 हो गया ना, अब बस करो, 10 के ऊपर मैं गारंटी नहीं ले सकता, इसने अपनी गारंटी रिवोक कर ली। उस केस में जो श्योरिटी है कितने तक के अमाउंट के लिए लायबल रहेंगे? ओनली फॉर 10,000 रुपीज। जो सेकेंड रिवोकेशन है, ये है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय द श्योरिटीज डेथ। श्योरिटी एक्सपायर हो गया, श्योरिटी नहीं रहा दुनिया में, तो अगर नहीं रहेगा उस केस में क्या हो जाएगा, जो डेथ, अगर श्योरिटी की डेथ हो गई तो उसके बाद के जो भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स हैं, डेथ के बाद के जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली रिवोक्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये इसकी डेथ हो चुकी है। बाकी जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन्स हैं, पास्ट के जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, पास्ट के ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या रहेगा? ये लायबल रहेगा, और इसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उस केस में उसको ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रेरी, डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट्स एज रिवोकेशन ऑफ द कंटिन्यूअस गारंटी, ठीक है। जैसी डेथ हुई, गारंटी, कंटिन्यू गारंटी खत्म हो जाएगी। एज टू द फ्यूचर ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस आफ्टर द डेथ ऑफ श्योरिटीज, श्योरिटी जैसे ही एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने के बाद जो भी इसकी गारंटी है, ये गारंटी अब फ्यूचर ट्रांजेक्शंस की नहीं रहेगी। हाउ एवर श्योरिटीज स्टेट रिमेन्स लायबल फॉर द पास्ट ट्रांजेक्शंस, मरने के बाद भी, मरने के पहले तक की जो भी ट्रांजेक्शंस थी उसके लिए श्योरिटी लायबल अभी भी रहेगा। नोवेशन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नए टर्म्स लगा दिए। हुआ क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट बना था, ठीक है, बैंक ने लोन दिया था और उस लोन के श्योरिटी बने थे आप, बैंक ने लोन दिया था और उस लोन के श्योरिटी बने थे आप। लेटर ऑन क्या हुआ, जब बैंक ने लोन कर दिया, आप श्योरिटी बन गए थे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने बोले कोई दिक्कत नहीं, अगर ये पे नहीं करेगा इसके डिफॉल्ट की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। बाद में हुआ क्या, बैंक ने प्रिंसिपल डेटर को बुलाया, बोला कि भाई साहब देखो, हम ना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। इसने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नोवेशन कर दिया, नोवेशन कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नोवेशन होगा, इस केस में श्योरिटी अगर एग्री करता है, ठीक है, अगर इन लोगों ने श्योरिटी से पूछा कि हाँ जी भाई साहब ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ हम चेंजेस कर रहे हैं, तो क्या कर दें? अगर श्योरिटी एग्री करता है तब तो ये लायबल रहेगा, लेकिन अगर श्योरिटी को इसके बारे में पता ही नहीं है और इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस कर दिया, या जो श्योरिटी उस टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री नहीं हो रहा है, फिर भी इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस कर दिया, तो जैसे ही इनोवेशन करा, श्योरिटी हो जाएगा डिस्चार्ज। द श्योरिटी अंडर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट is discharged if a fresh contract is entered into either between the same parties or between the other parties, ठीक है, तो चाहे सेम पार्टी हो चाहे अदर पार्टी हो, कंसिडरेशन बीइंग द म्यूचुअल डिस्चार्ज ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे ही ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ तो श्योरिटी भी हो जाएगा डिस्चार्ज, जैसे ही इन्होंने पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बदले में एक नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया तो हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। अभी तक कोई डाउट? इतने पॉइंट्स में कोई डाउट? इतने पॉइंट्स में कोई डाउट? ओके, अगला पॉइंट है आपका बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। अब यहां पे क्रेडिटर
ऐसे कौन कौन से काम करेगा जिससे कि श्योरिटी हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है बाई वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कुछ चेंजेस हो गए। वेयर देर इज एनी वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, श्योरिटी से इन्होंने पूछा नहीं और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में कुछ चेंजेस कर दिया, it would discharge the surety in respect of all transactions taking place subsequent to such variance। जो श्योरिटी है, श्योरिटी से इन्होंने कुछ नहीं पूछा और कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस कर दिए। तो क्या श्योरिटी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक डिस्चार्ज हो जाएगा, सारे कॉन्ट्रैक्ट के लायबल नहीं होगा, या जो पास्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो रखे हैं, पास्ट ट्रांजेक्शंस हो रखे हैं उसके लायबल रहेगा और आगे के लायबल नहीं रहेगा? कौन सा ज्यादा आपको सही लग रहा है? तो पास्ट के लिए तो लायबल रहेगा, लेकिन कोई भी फ्यूचर ट्रांजेक्शंस होंगी, फ्यूचर ट्रांजेक्शंस के लिए लायबल नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस हुए हमारा श्योरिटी जो है ये हो जाएगा डिस्चार्ज। एग्जांपल है ए बिकम्स श्योरिटी टू सी, ए सी का श्योरिटी बन गया फॉर बीज कंडक्ट एज मैनेजर इन सीज बैंक, सी के बैंक में मैनेजर की पोस्ट के लिए। आफ्टरवर्ड्स बी एंड सी कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट एज कंसेंट, ए के कंसेंट के बिना बी एंड सी ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया दैट बी सैलरी शैल बी रेज्ड, बी की सैलरी अब बढ़ा दी जाएगी, एंड दैट ही शैल बिकम लायबल फॉर 1/4 ऑफ द लॉसेस ऑन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, और ये जो श्योरिटी है 1/4 लॉसेस की लिए, जो ओवरड्राफ्ट है 1/4 के लॉसेस के लिए ये लायबल रहेगा। B allows a customer to overdraft and bank's losses of sum of money। ठीक है, बैंक यहाँ पे बैंक को कुछ पैसे का नुकसान हो गया। A is discharged from suretyship। रीजन क्या है, A यहाँ पे डिस्चार्ज क्यों हो गया श्योरिटीशिप से? रीजन क्या है कि B एंड C ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे इन्होंने A की कंसेंट नहीं ली थी। तो अगर आपने कोई भी वेरिएशन करा कॉन्ट्रैक्ट में और श्योरिटी की कंसेंट नहीं ली, उस केस में श्योरिटी हो जाएगा डिस्चार्ज। अगला आपका एग्जांपल है ए गारंटी सी अगेंस्ट द मिसकंडक्ट ऑफ बी इन द ऑफिस ऑफ विच बी इज अपॉइंटेड। ए ने गारंटी ली सी की अगेंस्ट मिसकंडक्ट ऑफ इन द ऑफिस, मिसकंडक्ट ऑफ बी, बी अगर कोई भी मिसकंडक्ट करता है उस केस में। ओके, यहां पे लिखा क्या है कि विच द ड्यूटी आर डिफाइंड बाय द एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, जो ड्यूटी थी ये लेजिस्लेचर के थ्रू डिफाइंड थी। By a subsequent act, nature of the office is materially altered। कुछ लेजिस्लेचर में ऐसा चेंजेस हुए और एक्ट में कुछ चेंजेस हो गए। आफ्टरवर्ड बी मिसकंडक्ट, तो यहां पे क्या है, जो हमारा श्योरिटी है, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो सेम इस तरीके से आपका एग्जांपल, अगला वाला एग्जांपल है। अगला एग्जांपल क्या है, यहाँ पे क्लर्क है और क्लर्क की सैलरी में कुछ चेंजेस कर दिए गए। श्योरिटी हुआ था पहले, इनको एक श्योरिटी पहले श्योरिटी ने साइन करा था, कोई श्योरिटी बना था, श्योरिटी बनने के बाद कुछ दिनों के बाद इनकी सैलरी चेंज कर दी गई, श्योरिटी का कंसेंट नहीं लिया गया, उस केस में श्योरिटी हो जाएंगे डिस्चार्ज। एग्जाम्पल अगला है ए गिव्स टू सी ए कंटिन्यूइंग गारंटी टू द एक्सटेंट ऑफ ₹3 लाख, 3 लाख रुपए तक इन्होंने गारंटी ले लिया। ठीक है, फॉर एनी ऑयल सप्लाइड बाई सी टू बी, जो भी ऑयल सप्लाई करेंगे सी टू बी ऑन क्रेडिट। Afterwards, B becomes embarrassed and without the knowledge of A, B and C contract that C shall continue to supply B oil for ready money and that payment shall be applied to then existing debts between B and C। अब हुआ क्या, B को लगा, ठीक है, B को लगा कि अब उधार मुझे क्या लेना, जो भी पेमेंट है, एक नया इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बोला कि जो पेमेंट है ना मैं सब कुछ आपको साथ साथ कर दूंगा। इस केस में जैसे ही टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस हुए, श्योरिटी हमारा हो जाएगा डिस्चार्ज। अगला एग्जांपल सी कॉन्ट्रैक्ट्स टू लेंड बी ₹5 लाख, 5 लाख रुपए का उधार देने के लिए ऑन 1 मार्च। ए गारंटीज रीपेमेंट, ए ने गारंटी करी रीपेमेंट की। सी पेज 5 लाख टू बी ऑन द 1 जनवरी। ए डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी एज अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन वेरीड इन द सच। ओके, जैसे इसने पे करा 5 लाख रुपए, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कब हुआ था, 1 मार्च को देने के लिए, लेकिन कब पेमेंट कर दिए, 1 जनवरी को। तो अगर इन्होंने कुछ भी चेंज करा बिफोर 1 मार्च,
तो उस केस में हमारा श्योरिटी हो जाएगा डिस्चार्ज। आगे चलते हैं। यहां पे वेरिएशन विच इज नॉट सब्सटेंशियल और मटेरियल, यहां पे केस लॉ है, ठीक है, तो छोटा सा केस लॉ है सेम एग्जांपल पे, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, हमारा श्योरिटी इस तरीके से भी डिस्चार्ज होता है। द श्योरिटी इज डिस्चार्ज इफ द क्रेडिटर, क्या करेगा क्रेडिटर, एंटर इनटू अ फ्रेश न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद प्रिंसिपल डेटर बाय विच द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज्ड। एक नया कॉन्ट्रैक्ट करा जिसमें कि प्रिंसिपल डेटर को ही इन्होंने रिलीज कर दिया, ठीक है। रिलीज मतलब क्या, कि जो प्रिंसिपल डेटर थे उनका काम यहां पे खत्म हो गया, इनको कर दिया रिलीज, इनको डिस्चार्ज कर दिया। तो अगर प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो गया उस केस में श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। डज एनी एक्ट और ओमिशन द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विच इट इज डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, अगर कोई एक्ट का इन्होंने ओमिशन कर दिया और इसके कुछ हो गए लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जिसके चलते प्रिंसिपल डेटर हो गए डिस्चार्ज, तो जैसे ही प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज होंगे श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। एग्जांपल छोटा सा पढ़ लेते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी फॉर ए फिक्स प्राइस टू बिल्ड ए हाउस फॉर बी विद इन ए स्टेपुलेटेड टाइम। ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा, कॉन्ट्रैक्ट क्या करा, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट करा फॉर ए फिक्स प्राइस टू बिल्ड ए हाउस फॉर बी विद इन ए स्टेपुलेटेड टाइम। बी के लिए एक घर बनाना था और टाइम भी लिमिटेड था। बी सप्लाइंग द नेसेसरी टिम्बर्स, बी सप्लाई करेगा, जो नेसेसरी टिम्बर्स होगा वो सप्लाई करेगा बी। सी गारंटीज एज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सी क्या करेगा, गारंटी करेगा ए की परफॉर्मेंस। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे हो रहा है, यहां पे तीन लोग हैं, ठीक है, तीन लोग हैं, देखो ये ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में आते हैं तो इसको आप ध्यान से पढ़ना, ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में आते हैं इसको आप ध्यान से पढ़ना। यहां पे लिखा क्या है, तीन पार्टीज हैं ए बी एंड सी। ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी से, ठीक है, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर ए फिक्स प्राइस बिल्ड ए हाउस फॉर बी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। बी को बनवाना है घर, इनको एक घर चाहिए, ठीक है, इनको चाहिए हाउस, बी को एक हाउस चाहिए, ए बना करके देगा बी को घर, ठीक है। उस केस में जो सी है, बी सप्लाइंग द नेसेसरी टिम्बर्स, बी सप्लाइंग द नेसेसरी टिम्बर्स, सी गारंटीज एज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे सी भी आ गया, हुआ क्या, हुआ ऐसा, बी को एक घर चाहिए था, ठीक है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप इस तरीके से समझो, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। ऐसा हुआ, पूरी बात, तीन पार्टीज थी ए बी एंड सी। सी का काम था टिम्बर्स का, बिल्डिंग्स में जो टिम्बर्स लगते हैं उनका काम था, ठीक है। ए घर बनाते थे, ये हाउस कॉन्ट्रैक्टर थे, हाउस कॉन्ट्रैक्टर थे, ये घर बनाते थे। ए ने बोला बी को, सॉरी बी ने बोला ए को, बी ने बोला ए को, बी ने बोला ए को कि ए मुझे एक घर बनवाना है। ए ने बोला कि ठीक है, ठीक है, तो बी ने बोली कि ठीक है आप घर बना दो, लेकिन आपके काम की मुझे एक गारंटी चाहिए। इसने बोला ठीक है, सी मेरे गारंटर रहेंगे, और बी भी सी को पहचानते थे, सी बी दोनों एक दूसरे को पहचानते थे। सी ने इसकी गारंटी दे दी, कोई दिक्कत नहीं, ए ना बहुत बढ़िया काम करते हैं और इनसे आप घर बनवा लो। बी का घर बनना शुरू हो चुका था। जो टिम्बर्स थे, ठीक है, जो टिम्बर्स थे, टिम्बर्स इनको देने थे, लेकिन बी टिम्बर सप्लाई करना भूल गए। बी को देना था टिम्बर, लेकिन बी टिम्बर देना भूल गए, टिम्बर की सप्लाई करना ही भूल गए, इन्होंने टिम्बर्स को दिया ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी कि बी टिम्बर सप्लाई करेंगे, ए घर बनाएंगे और सी इसके श्योरिटी रहेंगे। टिम्बर देना ये भूल गए, तो अगर ये टिम्बर देना भूल गए उस केस में हमारी जो श्योरिटी है क्या ये कंटिन्यू करेंगे, नहीं, ये हो जाएंगे डिस्चार्ज, ये हो जाएंगे क्या, डिस्चार्ज, ठीक है। अगला आपका एग्जांपल है ए गिव्स ए गारंटी टू सी फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड टू बी
Later on, B contracts with C to assign his property to C in lieu of the debt. B is discharged of his liability and A is discharged of his liability. इन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, तुम ना मेरी प्रॉपर्टी का सौदा कर लो, तुम मेरी प्रॉपर्टी इनको असाइन कर लो। जैसे ही साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया और इस केस में जो श्योरिटी है ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। अगला पॉइंट है सेक्शन नंबर 135 और ये है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर्स कंपाउंड विथ गिव्स टाइम टू और एग्रीज नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर, नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर। ओके, यहां पे कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि जो प्रिंसिपल डेटर है ओके, हुआ ऐसा, आप एक बात सोचो कि एक पर्सन था, ठीक है, एक पर्सन था, इसने, यह है P1, यह है P2। पर्सन 1 ने पर्सन 2 को 10,000 रुपए का लोन दिया और बोला कि जो 10,000 का रुपीस का लोन है ना, तुम मुझे रीपे करो, रीपे विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर में रीपे करो। लेकिन बीच में एक श्योरिटी थे मिस्टर एस, श्योरिटी थी मिस्टर एस, इन्होंने श्योरिटी ली थी और इन तीनों का एक कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तीनों का कॉन्ट्रैक्ट कैसे था कि P1 ने P2 को 10,000 रुपए का लोन दिया था, बोला था कि तुम ना 1 साल के अंदर में इसको पे कर देना, एज श्योरिटी बने थे, ये कॉन्ट्रैक्ट था ऑलरेडी। 1 साल के अंदर ने, 1 साल के अंदर में P2 रीपे नहीं कर पाया, रीपे नहीं कर पाया, गिड़गिड़ाता हुआ गया P1 के पास में, P2 गिड़गिड़ाते हुए गया P1 के पास में, बोला कि P1 मैं ना 1 साल के अंदर में पे तो नहीं कर पाया, तुम मुझे थोड़ी सी और टाइम दे दो, मुझे 6 महीने का टाइम और दे दो, 6 महीने का टाइम मुझे तुम और दे दो। पी ने किसी भी तरीके से करते करते, ना करते करते इसको बोलना पड़ा कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ले लो, 6 महीने में तुम्हें और टाइम दे देता हूं, 6 महीने में तुम्हें और टाइम दे देता हूं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था पहले कितने साल का था? 1 साल का। अब यहां पे क्या टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस हुए? यस, चेंजेस हुए। P1 ने P2 को टाइम दे दिया 6 महीने का और, P1 ने P2 को 6 महीने का और टाइम दे दिया, ठीक है, 1 साल के बाद भी 6 महीने का और टाइम दे दिया। तो क्या टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस हुए? यस, चेंजेस हुए। तो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर चेंजेस हुए उस केस में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा जो श्योरिटी है, ये हो जाएगा डिस्चार्ज। सीधी सी बात है, यही लिखा हुआ है। ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, a contract between the creditor and the principal debtor by which the creditor makes a composition with or promises to give time to or promises not to sue the principal debtor discharge the surety unless the surety is into such contract। अगर मान लो यही, इसी एग्जांपल में हमारा श्योरिटी बोल देते कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, P1 ने पूछ दिया श्योरिटी से, फोन करा P1 ने कि श्योरिटी, श्योरिटी P2 मेरे पास में आया है, 1 साल की गारंटी पहले इसने ली थी कि 1 साल के अंदर में मैं तुम्हारा लोन रीपे कर दूंगा, रीपे तो करा नहीं, 6 महीने का टाइम और मांग रहा है। तो अगर श्योरिटी बोल दे कोई दिक्कत नहीं, दे दो, श्योरिटी अगर बोल दे कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, तुम दे दो इसको 6 महीने की और मोहलत, तो इस केस में फिर भी श्योरिटी लायबल रहेगा। क्यों? इसने एग्री कर लिया, लेकिन श्योरिटी एग्री नहीं कर रहा है। श्योरिटी ने बोल दी कि नहीं नहीं, मैं इस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं नहीं फंसने वाला, साल भर तो हो गए, 1 साल के अंदर तो पे नहीं कर पाया, अब पता नहीं क्या 6 महीने में क्या कर लेगा, तो मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। जैसे ही श्योरिटी ने ये बात बोली, जैसे ही श्योरिटी एग्री नहीं कर रहा है, उस केस में श्योरिटी हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अगर श्योरिटी एग्री करता है तो ही ये कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज यहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एसेंट इसकी जरूरी है, श्योरिटी की एसेंट जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी टर्म्स में अगर चेंजेस होते हैं, इस केस में श्योरिटी की एसेंट जरूरी है। कॉम्पोजिशन यहां पर देखिए, इफ द क्रेडिटर्स मेक्स ए कॉम्पोजिशन विद द प्रिंसिपल डेटर विदाउट कंसल्टिंग द श्योरिटी, श्योरिटी से कुछ कंसल्ट नहीं करा, उस केस में हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। प्रॉमिस टू गिव टाइम एंड प्रॉमिस नॉट टू स्यू, तो प्रॉमिस टू गिव टाइम का मतलब क्या है कि जो डेट था
उसके लिए इन्होंने कुछ टाइम और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, 6 महीने का टाइम और बढ़ा दिया, साल भर का टाइम बढ़ा दिया। श्योरिटी ने अलाउ नहीं करा, तो अगर श्योरिटी अलाउ नहीं करता है तो इसके लायबल कौन होगा? श्योरिटी लायबल नहीं होगा, उसके लायबल अब यहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। प्रॉमिस नॉट टू sue if the creditor under the agreement with the principal debtor promises not to sue him, the surety is discharged। प्रिंसिपल ने जैसे ही बोल दिया श्योरिटी को कि कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, प्रिंसिपल ने क्रेडिटर को, जैसे जो प्रिंसिपल डेटर था, प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर ने जैसे बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं प्रिंसिपल डेटर, मैं तुम्हें स्यू नहीं करूंगा, तुम आराम से पे कर देना। इस केस में जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं इसमें हो गए चेंजेस, तो कोई भी अगर चेंजेस होते हैं उस केस में हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहां पे एक छोटा सा केस है वेयर श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट to give time to the principal debtor is made by creditor with a third person and not with the principal debtor, the surety is not discharged। Surety is not discharged। C, the holder of an overdue bill of exchange drawn by A as surety for B and accept by B contract with M to give time to B is not discharged। यहां पे देखो, यहां पे एक थर्ड पार्टी आ रही है, ठीक है, यहां पे कौन है? एक थर्ड पार्टी आ रही है, थर्ड पार्टी आ रही है, और इस केस में हमारा जो श्योरिटी है डिस्चार्ज नहीं होगा। ओके, सो आज जो है हम फिलहाल में इतना ही कर रहे हैं। बाकी जो आपका जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट सेक्शन नंबर 137 से और इसके बाद के जो भी पॉइंट्स हैं तो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लगभग 1 घंटे के आसपास का और लेसन बच चुका है, 1 घंटे के आसपास का लेसन ये और बचा हुआ है, तो 1 घंटे का टाइम हमें और लगेगा जिसमें कि हम इस पूरे चैप्टर को खत्म कर पाएंगे। लगभग ये जो हमारा सेक्शन था, ये जो पॉइंट था हमारा, ये हम खत्म करने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है। और इसके बाद जो राइट ऑफ श्योरिटी है, राइट ऑफ श्योरिटी एक छोटा टॉपिक है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा टॉपिक हम पढ़ रहे थे अभी। राइट ऑफ श्योरिटी छोटा से टॉपिक है, बस इतना ही है, तो ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा। हमारे कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और 1-2 पॉइंट्स ऊपर बचे हुए हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे या उससे कम का टॉपिक और बचा हुआ है जो कि हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अभी तक कोई डाउट? हाँ जी, डाउट सेशन, कोई भी डाउट अभी तक किसी भी पॉइंट में तो आप मुझे बताइए, कोई भी अगर डाउट है तो। हमने एक छोटा सा पॉइंट ये वाला नहीं पढ़ा है, तो ये वाला पॉइंट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन नंबर 132 करेंगे। सेक्शन नंबर 132 के बाद हम इसमें जो आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, हम यहां से कंटिन्यू करेंगे नॉट डिस्चार्ज, यहां से हम कंटिन्यू करेंगे, और इसके बाद हम श्योरिटी की भी लायबिलिटी, यहाँ पे हम राइट्स ऑफ श्योरिटी हम ये भी करेंगे, और इसके बाद जो इसके एडिशनल क्वेश्चन हैं ये करेंगे। तो थोड़ा मोड़ा और बचा हुआ है, ज़्यादा बचा नहीं है चैप्टर में जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं, एडिशनल क्वेश्चंस भी आप करते रहिए साथ साथ में, ठीक है। और जो भी हमने सेक्शंस पढ़ रखे हैं एक बार आप ज़रूर देखिएगा एडिशनल क्वेश्चंस को। आई होप कि आपको ये समझ आएगा। वैसे एक बार मैं रिवाइज तो करा ही दूंगा इसको, एक बार हम डिस्कस कर ही लेंगे एडिशनल क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए आज की क्लास बस मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टेक केयर, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।